हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेकबो 2.0 में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे प्यारे बच्चों, जो क्लास 12th का एग्जाम होने वाला है ज्योग्राफी का, तो उसके अंतर्गत हम लोग मॉडल सेट को हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग बीबीआई क्वेश्चन को देखेंगे और वही बीबीआई क्वेश्चन को हम देखेंगे जो आप लोगों को डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये बीबीआई का क्वेश्चन का सेट 1 है। आगे हम लोग और भी सेट लेके आएंगे। तो बच्चों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। और आपको बता दें प्यारे बच्चों कि इस चैनल में वही क्वेश्चन करवाया जाता है जो आप लोगों को डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। और साथ ही आप लोग इस चैनल के माध्यम से 95% स्कोर आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, देर ना करते हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लेकर आएंगे, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप लोगों को बता दें कि मॉडल सेट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ मॉडल सेट का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए दो मंत्र होता है। एक तो हम लोग क्या करते हैं, जो मॉडल सेट है उनको कवर कर लीजिए। मॉडल सेट से लगभग 30% क्वेश्चन आप लोगों को फाइनल एग्जाम में देखने को मिलता है। साथ ही आप लोगों का जो क्वेश्चन होता है मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर का, 4 या 5 वर्ष का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो इजी से आप लोग 60 to 70% आसानी से स्कोर कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट डिवीजन के लिए काफ़ी है। तो चलिए देर ना करते हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, आप लोगों के बीच निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, चिकित्सा भूगोल जो है सो सामाजिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है। तो कौन कौन है ये आप लोग याद रखिएगा, व्यवहारवादी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और सैन्य भूगोल, ये जो है सो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो चलिए देर ना करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए प्यारे बच्चों क्या पूछा गया है, इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो राजनीतिक भूगोल का जो उपक्षेत्र कौन है, तो आप लोग देख लीजिए, राजनीतिक मतलब निर्वाचन से संबंधित, तो निर्वाचन भूगोल जो है सो राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। आप लोग क्वेश्चन में थोड़ा सा जो गौर कीजिएगा तो उसी में आंसर छुपा रहता है। देखिए इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो पूछा गया आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र देखिए संसाधन भूगोल भी है, उद्योग भूगोल भी है और कृषि भूगोल भी है। तो इसका राइट आंसर जगह ऐतिहासिक भूगोल नहीं है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देशों में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। दैट मीन्स कहने का मतलब, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है सो चीन है, लेकिन वर्तमान में भारत हो गया है। उसी तरह करके 10 गो देश है जिसमें से पूरा दुनिया का जो है सो 60% जनसंख्या उसी देशों में से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग हो जाएगा 60%। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए प्यारे बच्चों क्या है, किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है। तो किसी भी देश का जो वास्तविक धन होता है देश के निवासी होता है, वहाँ का जो निवासी होता है, जो मूल निवासी होता है, वही वही का धन होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह कथन किसका है। दैट मीन्स कहने का मतलब एशिया में कुछ कुछ ऐसा स्थान है जहाँ पे कम स्थान में अधिक लोग और अधिक स्थान में कम लोग रहते हैं, यह कथन किसका है। तो ये रेडजेल का कथन है, आप लोग याद रखिएगा। भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सभी क्वेश्चन को आप लोग कंठस्थ कर लीजिए ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छे से जा सके। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए मेरे बच्चों क्या है, इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ है क्षेत्र है। तो सबसे सघन मतलब सबसे अधिक घनी आबादी कहाँ पे रहता है, नदी घाटी क्षेत्रों में, चूंकि वहां से सभी सारे बहुत सारी सुविधाओं आप लोगों को वहां से उपलब्ध हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो है सो मृदा हो जाता है, जिसको हम लोग मिट्टी बोलते हैं। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। तो जहाँ पे दोमट मिट्टी या फिर हम लोग बोल सकते हैं जलोढ़ मिट्टी जहाँ पे पाया जाता है वहाँ पे अधिक लोगों का निवास होता है। क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जो होता है सो काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। और जलोढ़ मिट्टी जो है सो दो प्रकार का होता है, एक बांगर और खादर होता है। जो पुराने जलोढ़ मिट्टी होता है उन्हें बांगर और जो नई जलोढ़ मिट्टी होता है उन्हें खादर। और आपको बता दें कि बांगर में जो है सो कंकड़ की मात्रा भी अधिक होती है। हम जो क्वेश्चन को बता रहे हैं बहुत बार रिपीट कर चुका है, आप लोग उस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा और अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों प्रथम अवस्था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए पहले बच्चों क्या है, विकसित राष्ट्र सामान्यतः जनांकीय संक्रमण के किस अवस्था में होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, प्यारे बच्चों देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग मतलब तृतीय अवस्था। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है, इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य मूल्य सापेक्ष है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, आप लोग देख लीजिए, आप लोग को बता देते हैं, अगर आप लोगों को आंसर पता होगा
तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो इनमें से दोनों या इनमें से सभी दिया रहेगा तो उसमें आप लोग टिक कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा संभावना रहता है, 50% ऐसा संभावना रहता है कि उसका आंसर सही हो जाए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से दोनों, वृद्धि और विकास। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है, मतलब भारत से सर्वाधिक है हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये जो जापान का जो है सो जीवन प्रत्याशा काफी अधिक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, मानव विकास की आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 करने से पहले आपको बता दें प्यारे बच्चों कि अगर आप लोग इस चैनल में अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ से आप लोग जाके टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सअप लिंक से आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन आता है उससे आप लोगों को अवगत करवाएंगे। समय समय पर जो वीवीआई क्वेश्चन का जो पीडीएफ होता है भी वहीं पे आप लोगों को मिलेगा। एग्जाम जब दे के आइएगा आप लोग तो आंसर की के लिए आप लोगों को वीडियो वहीं पे प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही प्लेलिस्ट से भी आप लोग वहाँ वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका जो मानव विकास सूचकांक है भारत से ऊंचा है। चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, किस क्षेत्र में कार्यकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। दैट मीन्स हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रक जो होते हैं तो क्षेत्रक को 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्रक में कौन आते हैं, जैसे मछुआरे हो गए, कृषक लोग जो है सो प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। तो वही प्राथमिक क्षेत्र में जो काम करते हैं उसी को हम लोग लाल कॉलर के नाम से जानते हैं। और द्वितीय क्षेत्रक में कौन कौन आ जाएगा, जैसे उद्योग वगैरह आ गया, कल कारखाना, फैक्ट्री वगैरह। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तृतीय क्षेत्रक। तो तृतीय क्षेत्रक जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग ऑफलाइन कोचिंग लेते होंगे तो ऑफलाइन कोचिंग में आप लोग पैसे देते हैं, वो आपके बदले में आपको क्या देते हैं, तो वो सेवा देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं। जैसे पूछा जाता है कि किस क्षेत्र को जो है सो सेवा क्षेत्र के रूप में हम लोग जानते हैं, तो तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए बच्चों क्या है, मानव के कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है। तो प्राचीनतम में पहले मनुष्य क्या क्या करते थे, तो भोजन का संग्रह एवं आखेटक करते थे। तो इसका राइट आंसर वही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, निश्चयवाद का जो है सो वहाँ पे विकास हुआ था जर्मनी में। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है, अर्ध कुंडे के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अर्ध कुंडे का वाइडल डीला ब्लास, वाइडल डीला ब्लास। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन, संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। संभववाद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, संभववाद एक निश्चयवाद होता है। संभववाद में हम लोग पॉसिबल रहता है कि उसके अनुसार से अपना पर्यावरण में जो सो हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। और निश्चयवाद में क्या होता है कि पहले से सेटअप रहता है, उसमें कुछ हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो संभववाद की सब भाषा का जो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था उसका नाम था फेब्रे। क्या नाम था, फेब्रे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोगों से पूछा गया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्वान का देन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डार्विन हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आशा है बच्चों आप लोग देख लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। देखिए क्या है, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज सिद्धांत का संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या है, फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है सो वाइडल डीला ब्लास का है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिए प्यारे बच्चों क्या है, इसमें पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान का देन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हम्बोल्ट। क्या हो जाएगा, हम्बोल्ट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच। देखिए लास्ट का क्वेश्चन में क्या है, टोटल हम लोग या तो हम लोग 30 क्वेश्चन कर लेते हैं वहाँ टॉप 40 क्वेश्चन, या 25 क्वेश्चन ही हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए प्यारे बच्चों क्या है, जियोग्राफिया नेचुरल के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों
इरेटास्थनीज। चूंकि आप लोगों को पता होगा कि भूगोल का पिता जो है सो इरेटास्थनीज को ही कहा जाता है। कहीं कहीं हिकेटियस भी देखने को आप लोगों को मिलेगा। अगर हिकेटियस ऑप्शन में नहीं है, सॉरी इरेटास्थनीज ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग हिकेटियस को टिक कर सकते हैं। तो आशा है बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।